नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुश्किल में आ गई हरियाणा सरकार। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने वापस ले लिया अपना समर्थन। जी हां दोस्तों, किसानों का मुद्दा इस वक्त भाजपा की नींद उड़ाए हुए है और ऐसे में सबसे बड़ा असर हरियाणा में देखने को मिला है, जहां पर हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब एक निर्दलीय विधायक ने अपना समर्थन भी वापस खींच लिया। इसी के साथ आपको बताएंगे कि किसानों को क्या मना पाएगी मोदी सरकार। राजनाथ सिंह, अमित शाह और तोमर के बीच यहां पर नड्डा के घर पर मंथन खत्म हो चुकी है। क्या कुछ फैसला है आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिवराज सिंधिया में नहीं बन पाई बात, मोदी दरबार में पहुंचा मामला और अब मध्य प्रदेश की सियासत का होगा अंतिम फैसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश की किसान के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मुश्किल में हरियाणा सरकार। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने वापस लिया समर्थन। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सोमवार को पशुधन विकास बोर्ड चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था। मंगलवार को उन्होंने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने की बात पर सांगवान ने कहा कि वे मनोहर सरकार के साथ नहीं चल सकते। इससे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले ही मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। विधायक सांगवान किसान आंदोलन के समर्थन में सांगवान खाप के साथ मंगलवार सुबह दिल्ली कूच कर गए। सोमवार को सांगू धाम पर खाप की सर्वजातीय बैठक करने के बाद सोमवीर सांगवान ने कहा कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद सरकार ने उन्हें पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। किसान आंदोलन को समर्थन देने के चलते उन्होंने सरकार को इस्तीफा भेज दिया है। विधायक ने कहा कि उनके लिए समाज और भाईचारा पहले है, जबकि राजनीति और पद का उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है। उन्होंने बताया कि रविवार को रोहतक के जाट भवन में 30 से अधिक खापों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें किसान आंदोलन को समर्थन देने पर चर्चा की गई। विधायक ने कहा कि वो तन, मन और धन से किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और किसानों की मांगे परवान चढ़ने के बाद ही दिल्ली से लौटेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को मना पाएगी सरकार। राजनाथ, शाह और तोमर की मौजूदगी में नड्डा के घर पर मंथन खत्म। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरुद्ध आज 6वें दिन भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच इस गतिरोध को खत्म करने का एक प्रयास किया है। जानकारी के मुताबिक किसानों के साथ बातचीत की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। इस प्रकार केंद्र सरकार की ओर से किसानों को मनाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में एक बैठक हुई। यह बैठक आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर शुरू हुई। जानकारी के अनुसार इस बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर मंथन किया गया। बता दें कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 32 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 1 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। अग्रवाल ने जिन संगठनों को पत्र लिखा है उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जमुहारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा, कुल हिंद किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सिंधिया में नहीं बन पाई बात, मोदी दरबार में पहुंचा मामला, होगा अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में अपने समर्थकों को नियुक्ति दिलाने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर दबाव डाल रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई दोनों की मुलाकात में कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अब मामला प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच गया है, जहां पर इस बारे में कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। शिवराज सिंह और सिंधिया दोनों लोग सोमवार शाम को एक साथ दिल्ली पहुंचे। यहां पर शिवराज सिंह मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसमें वे सिंधिया की ओर से की जा रही मांग के बारे में बताएंगे। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर राज्य संगठन की बात भी मोदी को बताई जाएगी। इस मुलाकात के बाद यह तय होगा कि सिंधिया की कितनी बात मानी जाएगी। उपचुनाव की जीत के बाद मध्य प्रदेश भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ गया है। इसी का नतीजा है कि वे मंत्रिमंडल विस्तार में अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनवाना चाह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वे चुनाव हार चुके मंत्रियों की निगमों में नियुक्ति के लिए दबाव बना रहे हैं। उपचुनावों में उनके कोटे के 2 मंत्री इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए हैं। अब सिंधिया चाहते हैं कि इन दोनों के स्थान पर उनके दूसरे समर्थक विधायकों को स्थान दिया जाए। दूसरी ओर शिवराज यह चाह रहे थे कि मंत्रिमंडल में अपने करीबी लोगों को स्थान दें, जिन्हें वे पहले नहीं ला पाए थे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति जल्द होगी घोषित। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जल्द ही टीम की घोषणा करेंगे, लेकिन उनकी टीम में सिंधिया के समर्थकों को ज्यादा जगह मिलेगी, ऐसी उम्मीद
बहुत कम है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जल्द ही अपनी नई टीम की घोषणा करेंगे। उनकी टीम के ज्यादातर चेहरे नए होंगे। शर्मा ने केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर ही अपनी टीम बनाई है। उनकी दिल्ली में सिंधिया के साथ भी एक बैठक हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में बीजेपी सांसदों ने माना किसानों को कृषि कानूनों के लाभ समझाने में पिछड़ी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, किसानों और केंद्र सरकार के मध्य कृषि कानून को लेकर गतिरोध जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। हरियाणा के कई बीजेपी सांसदों ने किसान प्रदर्शनकारियों को अन्नदाता बताया और कहा कि किसानों पर बल प्रयोग करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हरियाणा से लोकसभा के 10 बीजेपी सांसदों ने केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर कुछ सांसदों ने इसमें गड़बड़ी होने की भी बात कही। बीजेपी सांसदों ने इसको लेकर विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकारा कि बीजेपी किसानों को कृषि कानून के लाभों के विषय में आश्वस्त करने में असफल सिद्ध हुई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, विरोध प्रदर्शन के लिए पंजाब जिम्मेदार है, हरियाणा के किसान दिल्ली चलो आंदोलन का हिस्सा नहीं है। खट्टर ने कहा, हरियाणा के किसान इस विरोध प्रदर्शन से दूर है और पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले किसान फिर राजनीतिक पार्टियां। खट्टर द्वारा प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता और पंजाब के किसानों के शामिल होने की बात कही जाने पर भिवानी महेंद्रगढ़ के बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, एक किसान सिर्फ एक किसान है, उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव या संबंध नहीं है। खट्टर द्वारा ये कहे जाना कि वो हमारे किसान नहीं है पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा, पहले किसान हैं फिर राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। धर्मवीर सिंह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि 4 दिसंबर को सभी पार्टियों के साथ होने वाली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई हल ढूंढ लेंगे। उन्होंने खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी नेता को ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं कहनी चाहिए। किसान हमारे हैं और हम उनके हैं। हरियाणा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर राज्य के किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हरियाणा और पंजाब के किसान इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। उन्हें नजरअंदाज करना उन लोगों का अपमान है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल माजिरहाट ब्रिज उद्घाटन के साथ चुनाव अभियान शुरू करेंगी सीएम ममता, केंद्र पर बोलेंगी हमला। जी हां दोस्तों, बीजेपी महासचिव और प्रदेश बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने माजिरहाट ब्रिज को खोलने के लिए आंदोलन किया था, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई थी। ममता बनर्जी अब उसी माजिरहाट ब्रिज का 3 दिसंबर को उद्घाटन करेंगी। उद्घाटन के साथ ही ममता बनर्जी अपना तूफानी चुनावी जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत करेंगी। मालूम हो कि बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है और ममता के बागी मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफे के बाद ममता सरकार पर हमला तेज कर दिया है। नबान से मिली जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी माजिरहाट ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही मां, माटी, मानुष सरकार के कार्यकाल की कल्याणकारी और विकास के कार्यों को जनता के समक्ष रखेंगी और बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोलेंगी। ममता बनर्जी 4 दिसंबर को विभिन्न जिलों के टीएमसी जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। बता दें, ममता बनर्जी विशेष रूप मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, क्योंकि यही वो जिले हैं जिनमें बागी मंत्री शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव माना जाता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या टूट जाएगा महागठबंधन, जेडीयू में भी होगी फूट। जाने बिहार की सियासत में किस बात की है बहस। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ कयासों का बाजार गर्म है, तो दूसरी तरफ बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीटों के समीकरण को देखते हुए उनकी जीत भी एक तरह से तय मानी जा रही है। अब महागठबंधन और एनडीए के बीच इस बात को लेकर तकरार बढ़ गई है कि आखिर विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की तैयारी क्यों की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हार के बाद एक्शन मोड में आरजेडी इन 3 बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आरजेडी एक्शन में आ गई है। खबरों के मुताबिक आरजेडी ने पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। इन 3 नेताओं पर आरोप यह लगा कि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने में उनकी भूमिका रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश अनुसार और हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक प्रत्याशी कुमार नागेंद्र बिहारी की अनुशंसा पर हरसिद्धि प्रखंड अध्यक्ष मोहन लाल सहनी, आरजेडी युवा प्रखंड अध्यक्ष
संजय यादव और तुरकोलैया प्रखंड अध्यक्ष राजदेव यादव को पार्टी के पद एवं प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी उन तमाम नेताओं पर एक्शन ले रही है जो चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। पार्टी ने यह निर्णय विधानसभा प्रत्याशियों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर कर रही है। साथ ही पार्टी अब हमारे सीटों पर भी जल्द ही मंथन शुरू करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुटने की तैयारी में इस बार पार्टी दल विरोधी तमाम पहलुओं पर बारीकी से मंथन कर एक्शन मोड में आ गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि कानून की आड़ में जमीन हड़पने की साजिश को अन्नदाता अच्छे से समझता है और किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया, आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। भाजपा अब खत्म। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विपक्ष पर नए कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल करने वाले आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि उनकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर 32 साल बाद किसानों ने लगाई धारा 288। गाजियाबाद में बसाए जा रहे गांव। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी बदस्तूर जारी है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी है। साथ ही जिला प्रशासन की धारा 144 के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 को लागू कर दिया गया है। 32 साल बाद एक बार फिर इस धारा को लगाया गया है। इसके तहत किसानों के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। पहली बार इस धारा का प्रयोग 1988 में किया गया था। यूपी गेट पर लगाए बैनर। यूपी गेट पर किसानों ने बैनर चिपकाकर चेतावनी लिख दी है। बैनर पर लिखा है, धारा 288 लागू है। इसका मतलब है पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई हुई है, लेकिन उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने धारा 288 लागू की है। यानी दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित है। सिर्फ किसान ही इस क्षेत्र में आ सकते हैं। तो दूसरी तरफ एक सीमा रेखा खींच दी गई है। दिल्ली से किसी को भी इस सीमा को पार करने की अनुमति नहीं है। किसानों का कहना है, जब तक कोई निर्णय नहीं निकलता किसान इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखना होगा कि मंगलवार को किसानों की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से होने वाली वार्ता में क्या समाधान निकलता है। इस बीच शाम तक पंजाब, उत्तराखंड और यूपी से किसानों का जत्था पहुंचता रहा। किसानों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से वार्ता होने तक यूपी गेट पर ही डटे रहने का ऐलान किया। इसके बाद आगे की रणनीति बनाने की बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में आया दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन, कर डाला एक और बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन 6वें दिन में प्रवेश कर गया है। टीकरी और सिंगू बॉर्डर के साथ अब दिल्ली यूपी गेट पर भी किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। इस बीच दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने कहा है कि हम प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल नहीं होने जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 4 महीने से तो वैसे भी खाली बैठे थे, ऐसे में हड़ताल को नहीं झेल पाएंगे। उधर सिंगू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली में जबरन प्रवेश करने के दौरान किसानों की तरफ से की गई हिंसा के खिलाफ अलीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व अन्य स्रोतों से मिले सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं पंजाब किसान संघर्ष समिति के संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में किसानों के 500 से अधिक समूह हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 32 समूहों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बाकी को सरकार द्वारा नहीं बुलाया गया है। हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक सभी समूहों को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में बैठक को लेकर असमंजस है कि क्या किसान संगठन में इसमें शामिल होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी मंत्री की नो मुस्लिम टिप्पणी पर कहा, भाजपा की घिनौनी हरकत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा यह कहे जाने पर कि भाजपा निश्चित रूप से मुस्लिमों को टिकट चुनाव लड़ने के लिए नहीं देंगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इस टिप्पणी की घृणित और शर्मनाक करार दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की विचारधारा संविधान के साथ असंगत थी। ओवैसी ने सोमवार दोपहर ट्वीट किया, घृणित और शर्मनाक, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। हिंदुत्व का मानना है कि केवल एक समुदाय
समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति का अधिकार है और अन्य सभी व्यक्ति अधीन हैं। यह विचारधारा हमारे संविधान के साथ सह अस्तित्व में नहीं हो सकती है, जो स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता और न्याय के बारे में बात करती है। इससे पहले कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि भाजपा हिंदुओं को टिकट देगी लेकिन मुसलमानों को नहीं। ओवैसी ने मंगलवार को होने वाले हैदराबाद नगर पालिका चुनाव के लिए हाल के दिनों में खुद को और अपनी पार्टी को निशाने के घेर में पाया है। अनिवार्य रूप से एक मेयर की दौड़ को बीजेपी ने बड़े दांव की लड़ाई के रूप में उभरा है, जिसने इस अभियान में मदद के लिए बड़ी बंदूकों को बुलाया। रविवार को निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक रोड शो किया और कहा कि भाजपा हैदराबाद को नवाब निजाम की संस्कृति से छुटकारा दिलाएगी। ओल्ड सिटी, जो व्यापक रूप से ओवैसी के गढ़ के रूप में देखी जाती है, वहां में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा शहर का नाम भाग्यनगर रखेगी। कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या और तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय ने ओवैसी को जिन्ना कहा है और इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद से रोहिंग्या और पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। सत्तारूढ़ टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच एक अपवित्र गठबंधन का दावा करने वाली भाजपा ने रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों के वोटों पर बैंकिंग का आरोप भी लगाया है। ओवैसी ने स्थानीय चुनाव के लिए इस तरह बड़े नेताओं को तैनात करने के लिए शनिवार को अपनी एक रैली में भाजपा को ताना मारते हुए कहा, अब केवल डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव प्रचार करना बाकी है। इस महीने की शुरुआत में डबका सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत से उत्साहित भाजपा ने इस चुनाव को दक्षिणी राज्य में अपने लिए जगह बनाने का मौका दिया है। 2016 में पार्टी ने 150 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की टीआरएस 99 पर पहुंच गई। हैदराबाद में एक मजबूत परिणाम अब तमिलनाडु में बीजेपी को मदद करेगा, जहां अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार किसानों को बताए एमएसपी तभी होगा समाधान। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का जिक्र नहीं होने और इससे उपज की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका के मद्देनजर जारी प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि फसल की खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता वह उनको मिलेगा। पटना शहर के खगौल में 12.27 किलोमीटर लंबा दीघा एम्स एलिवेटेड पथ का लोकार्पण करते हुए पत्रकारों द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा कि अभी जो बात चल रही है, जो कहा जा रहा है, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है और वह बताएगी कि उपज खरीद में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है। आप जानते हैं कि बिहार में हम लोगों ने 2006 में ही पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। वर्ष 2006 के बाद उपज की खरीद हम पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। पहले तो यहाँ फसल की खरीद ही नहीं होती थी, लेकिन हम यह कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नीतीश ने कहा कि देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच बताया जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों के साथ बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है वह उनको मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, नहीं वापस हुए कृषि कानून तो एनडीए से अलग होने पर करेंगे विचार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार में एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आरएलपी के संयोजक और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे एनडीए में बने रहने पर विचार करेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किसान आंदोलन के मुद्दे पर चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तुरंत काम करें। उन्होंने लिखा, भीषण सर्दी और कोरोना काल में देश का अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, जो कि शासन के लिए शोभनीय नहीं है। बेनीवाल ने ट्वीट किया, अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए हाल ही में कृषि से संबंधित ला गए 3 बिलों को तत्काल वापस लिया जाए। स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करें व किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए। चूंकि आरएलपी एनडीए का घटक दल है, लेकिन आरएलपी की ताकत किसान व जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के भविष्य पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कृषि कानूनों पर एनडीए का साथ छोड़ चुकी है अकाली दल। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों
में रही अकाली दल भी साथ छोड़ चुकी है। सितंबर महीने के अंत में अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया था। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था और फिर बाद में पार्टी की कोर कमेटी की 3 घंटे चली बैठक के बाद सुखबीर बादल ने एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी। दिल्ली में 5वें दिन भी जारी किसानों का प्रदर्शन। केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 5वें दिन सोमवार को भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रीय राजधानी को जाने वाले 5 मार्गों को जाम करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों के उत्तरी दिल्ली की बुराड़ी स्थित मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए रविवार को कहा था कि वे कोई सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए एक बैठक बुलाई थी। वहीं शनिवार को बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान पहुंचे किसानों का वहां प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के कारण शहर में यातायात प्रभावित हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने ठुकराई पीएम मोदी की बात, बोले बहुत राशन पानी लाए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, देव दीपावली मनाने बनारस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को सही ठहराया तो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे किसानों ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया है। किसान संघों ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मांगे पूरी होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का पीएम मोदी का तरीका अब नहीं चलेगा। ये आंदोलन देश के हर किसान के लिए किसान संघों ने कहा है कि यह आंदोलन देश के हर किसान के लिए है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।